हेलो दोस्तों, नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई हैं और जब से ऑफिशियल आंसर की आई हैं अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं। ये जो मार्क्स कम हो रहे हैं उसके पीछे रीजंस हैं कि अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो अलग अलग आंसर की जारी की थी उनकी आंसर की सेम नहीं है। उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब अलग अलग दिए हैं और अभ्यर्थी ने जो प्रश्न का आंसर दिया था और किसी कोचिंग की आंसर की से उसका जवाब सही था तो उसको सही मानकर अपने अंक जोड़े थे, परंतु जब बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की हैं तो उसके बाद उनके वो जो प्रश्न थे जो विवादित थे एक तरह से, उन प्रश्नों के आंसर चेंज होने की वजह से मार्क्स कम हो रहे हैं। मैंने उन प्रश्नों को छांटने का प्रयास किया है जिन प्रश्नों में अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर दिए थे और वो जो कुल प्रश्न हैं वह 19 प्रश्न हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 19 प्रश्नों को लेकर और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति लगाई जा सकती हैं या ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट होंगे। सिलसिलेवार एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे और ऐसे भी प्रश्न हैं जिन पे आपको आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले कोचिंग्स ने उनके आंसर अलग दिए थे परंतु वो आंसर जो बोर्ड ने जारी किए हैं वो ऑथेंटिक हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है वह है प्रमुख खाद्यान्न अनाजों की कीमत को स्थिर बनाए रखने हेतु निम्न आय समूह को कम दर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु भारत सरकार वर्ष 1965 से लगातार क्या प्रयास करती रही है। अधीनस्थ बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है बी, सुरक्षित भंडार। वहीं कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो इसका जो सही आंसर है उन्होंने इसको विपणन अधिशेष भी बताया है। तो ये इसका सही आंसर है सुरक्षित भंडार। इसमें आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। ये हैं आकस्मिक परिसंपत्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो इसमें जो बोर्ड ने सही आंसर माना है वो है बीमा दावा, जिसमें इसका आंसर है ये 3, जबकि कई कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर 2 और 5 माना था। यानी जो ऋण की वसूली और विधिक वाद और अनुकूल शर्तों पर अन्य कंपनी के शेयर के लिए आवेदन का विकल्प, इनको कुछ कोचिंग संस्थान ने सही जवाब बताया था। उसकी वजह से कई अभ्यर्थी परेशान थे, वो असमंजस की स्थिति में थे। जिन्होंने इसको पहले बी आंसर माना था उन अभ्यर्थियों के ये प्रश्न गलत हुआ है और उसके कारण से उनके अंक कट गए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कर्मचारी के द्वारा क्या उपार्जित किया जाता है जब वह एक निश्चित काल के लिए विदेश सेवा में कार्यरत हैं। शुरुआत में जब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की आई थी तो उन्होंने इसका आंसर सी बताया था परिधान, परंतु बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है छुट्टी, जो बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी कर्मचारी जब विदेश सेवा में जाता है तो वह उस सेवा के दौरान छुट्टी अर्जित करता है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नियमित रूप से गरीबी स्तर के नीचे ऊपर होने वाले कहलाते हैं। अब इसमें अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग आंसर माना है। बोर्ड ने इसका सही जवाब माना है ये है बी, गरीबी में मथना, यानी जो चूर्निंग पुअर हैं इसको सही जवाब माना है, परंतु कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको क्षणिक गरीबी माना है और कई सारे कालानुक्रमिक रूप से गरीब इसको भी आंसर बता रहे थे। परंतु अभी तक इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो गरीबी में मथना है, जब अपन गूगल पे सर्च करते हैं और कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है तो उसकी परिभाषा इससे मैच करती हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है दोष पत्र निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन से संबंधित है।
ये जो वीकनेस लेटर है, इसका सही जवाब बोर्ड द्वारा दिया गया है आंतरिक लेखा परीक्षण। वहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने इसका जो आंसर माना था वो आंतरिक नियंत्रण माना था। इसकी वजह से कई सारे अभ्यर्थियों के इस प्रश्न की वजह से भी मार्क्स कम हुए हैं। इसका जो सही जवाब बोर्ड ने माना है वो आंतरिक लेखा परीक्षण माना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव किसको संदर्भित करता है, यानी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस है, इसमें बोर्ड का सही आंसर है असामान्य उत्पाद लाभ। वहीं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब माना था विज्ञापन में उद्दीपन प्रेरणा का उपयोग करना। परंतु इसका जो आंसर ए है वो बोर्ड द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है मेमोरेंडम बुक, यानी जो मेमोरेंडम बुक है उसमें किसका विवरण रहता है। तो बोर्ड का जो सही आंसर है वह है केवल अस्थगित आयगत व्यय, जबकि कई सारे इंस्टीट्यूट ने इसको अदत्त परिसंपत्तियों व अदत्त देयताओं दोनों को सही आंसर माना है। अभी तक इसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ मुझे नहीं मिला है। अगर मुझे प्रूफ मिलेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही अनुक्रम। बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की में इसका सही आंसर माना है वह है ए। इसके अकॉर्डिंग कंपनी की स्थापना, उसके पश्चात उसका निगमीकरण, फिर विवरण पत्रिका निर्गम, उसके पश्चात अंश शेयर का निर्गम और अंतिम जो चरण है वो व्यवसाय का प्रारंभ माना है। जबकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो कंफ्यूजन था वो निगमीकरण और कंपनी की स्थापना को लेकर था, यानी जो ऑप्शन ए और सी था, यानी कई कोचिंग्स ने इसमें सी को भी आंसर माना था, जबकि ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वह है ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लैपिंग को लेकर है। लैपिंग का क्या आशय है, इसको लेकर ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर माना है एक कदाचार जिसमें रोकड़िया मुद्रा का निजी कार्यों में प्रयोग कर लेता है। जबकि जब शुरुआती आंसर की जारी हुई थी उसमें जो ऑप्शन ए है एक उपकरण जिसका प्रयोग देनदार से प्राप्त की गई नकदी के दुरुपयोग का पता लगाने में किया जाता है, इसको भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सही आंसर माना था। परंतु जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें इसका आंसर एक कदाचार जिसमें रोकड़िया मुद्रा का निजी कार्यों में प्रयोग कर लेता है, यानी जब कोई माल खरीदा जाता है तो उसके एवज में जो भुगतान किया जाता है उस भुगतान को अगर कैशियर अपने निजी उपयोग में काम में लेता है तो उसको लैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम 144 का किन पर लागू नहीं होता है। ये जो प्रश्न है इसमें जो आंसर माना गया है सी बोर्ड द्वारा, जबकि इसके अंदर जब अपन एविडेंस देखेंगे तो जो पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजे गए सरकारी सेवक और सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक और अधिक्रमित नगर परिषद में प्रतिनियुक्ति, सहकारिता विभाग के सरकारी सेवक, पंजीकृत सहकारिता संस्थाओं के प्रतिनियुक्ति, ये सभी इन सभी लोगों पर ये लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे आपको आपत्ति लगानी चाहिए। ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सही नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। इस प्रश्न में गलती इतनी सी है कि जो रीको की फुल फॉर्म है, यानी जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है रीको की, वो RICO, यानी अगर अपन इंग्लिश में देखेंगे तो ये RICO ओनली ये बनाई है, जबकि जो रीको की फुल फॉर्म होती है वो RIICO होती है। तो इसको लेकर कई अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जो प्रश्न बनाने वाला पेपर सेटर है उसने इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो सही नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा वाउचिंग का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे भी कई सारे कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर बताए हैं। बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की है, उसके अंदर जो आंसर है वो है लेन देन के पक्ष में प्रलेख की साक्ष्य का पता लगाना, जबकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर लेन देन और सम व्यवहारों की प्रामाणिकता का सत्यापन, इसको भी सही जवाब माना है। देखते हैं अगला प्रश्न। साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात में परिवर्तन के समायोजन की स्थिति में वही में उल्लेखित सुनाम या ख्याति इसको किस प्रकार से दर्ज करते हैं? तो बोर्ड ने इसका ऑफिशियल जो आंसर माना है वो है पुराने अनुपात में अपलेखन किया जाता है, जबकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने बी आंसर दिया था, जबकि इसका जो ऑथेंटिक आंसर है वो ए है। मेरा मानना है कि आपको इस प्रश्न पे आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑथेंटिक सोर्स से इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी संरचना में निम्नलिखित में से किस समुच्चय या मिश्रण का उल्लेख किया जाता है? तो ये जो प्रश्न है ये भी विवादित है। इसमें बोर्ड का जो ऑफिशियल आंसर है वो है स्वामी मालिक की निधि एवं उधारी निधि को बोर्ड ने सही आंसर माना है, जबकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर केवल दीर्घकालीन निधि के स्रोत के रूप में भी बताया है। इसका मैं आपको एविडेंस भी बताता हूँ, एक रेफरेंस बुक है ये, इसमें आप देख सकते हैं ये RH वसेल इनकी परिभाषा है कि पूंजी संरचना का उपयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था में विनियोजित कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जो दीर्घकालीन स्रोत होते हैं उनको दर्शाने के लिए पूंजी स्रोतों का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार ये परिभाषा है। और ये जो पूंजी संरचना है और वित्तीय संरचना है, इसमें जो अंतर किया गया है, इसमें भी ये चीज स्पष्ट लिखी है कि पूंजी संरचना तथा वित्तीय संरचना में भी पर्याप्त अंतर है। पूंजी संरचना संस्था का स्थायी अर्थ प्रबंधन है, जिसके अंतर्गत पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो दीर्घकालीन स्रोत वाला ऑप्शन है वो इस बुक के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, परिणत छुट्टी के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी विवादित प्रश्न है। इसके अंदर जो ऑप्शन सही माना है बोर्ड द्वारा वो बी है, किसी अधिकारी को निजी कार्य के लिए परिणत छुट्टी दी जा सकती है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगर अपन इसका ऑथेंटिक सोर्स देखते हैं तो ऑथेंटिक सोर्स की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये जो RSR का नियम है 93(1), उसमें जो HPL और कमिटेड लीव इसके बारे में बताया गया है। और इसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि जो कमिटेड लीव है वो स्थायी सेवा के जो कर्मचारी है उनको दे है। और इस पे जो ये लिखा है अर्ध वेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा निजी कारणों के आधार पर, ये जो निजी कारण लिखा है ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। और जो यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे ये निजी कारण को कह रहा है कि ये गलत है, तो ये निजी कार्य के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो ये था कि पूरी सेवा अवधि में परिणत छुट्टी जो 240 दिन से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका प्रश्न का उत्तर चेंज होना चाहिए। इस पे आपत्ति जरूर लगानी चाहिए अभ्यर्थियों को, जिसका मैंने आपको ये एविडेंस भी दिया है RSR की। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है सर्विस बुक को लेकर। ये प्रश्न एग्जामिनर ने जो बनाया है उसमें उससे जो गलती हुई है शायद मेरे ख्याल से, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है बोर्ड ने ये माना है अखिल भारतीय सेवाओं के सरकारी कर्मचारी। अब इसमें जो ये छोड़कर शब्द है इसमें अस्थायी आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी 4th क्लास और वह पुलिसकर्मी जो हेड कांस्टेबल से उच्च रैंक के न हो,
इन सब के लिए सर्विस बुक नहीं रखी जाती है, इनके लिए सर्विस रोल रखा जाता है। तो ये भी विवादित प्रश्न है। इसका एविडेंस देखते हैं अपन। ये इसका एविडेंस है। जो सेवा अभिलेख है, इसमें प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से एक सेवा पुस्तिका निम्नलिखित मामलों को छोड़कर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इसमें ये लिखा है कि पुलिस कर्मचारी जो और जो 4th क्लास एम्प्लॉइज है उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्ययन छुट्टी को लेकर है। जो अध्ययन अवकाश है उसको लेकर था। बोर्ड ने इसका जो सही आंसर माना है वह है कि सरकारी सेवक जिसने 20 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है, जबकि जब अपन ऑथेंटिक सोर्स पे जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो अलग आता है, क्योंकि 20 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाता है। वहीं जो अस्थायी सरकारी सेवक हैं जिसने अपनी सतत सेवा 3 वर्ष के लिए पूर्ण कर ली है उसको दिया जा सकता है। वह सरकारी सेवक, यानी ये भी सही है, इसमें वह सरकारी सेवक जो कृषि विभाग में कार्यरत हैं और अपनी परा स्नातक यानी जो हायर डिग्री है उपाधि उसके लिए IA RI पूसा से करना चाहता है, या फिर वह पुलिस अधिकारी जो आपराधिक कानून में अध्ययन जांच और पाठ्यक्रम में प्रविष्ट होना चाहता है। तो इसके ये तीनों आंसर सही हैं। पहला प्रश्न का जो आंसर है वो गलत है। यहाँ पात्र की जगह अपात्र लिखना था कि कौन अपात्र है। इसकी वजह से ये प्रश्न विवादित हुआ है और इस पे जरूर आपत्ति लगेगी। ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए आप, इसके अंदर ये एविडेंस है। इसमें आप देख सकते हैं ये RSR का रूल है और इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको ये अध्ययन अवकाश दे हैं और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको अध्ययन अवकाश नहीं दे हैं। तो इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि अध्ययन अवकाश स्थायी राज्य कर्मचारी को अनुज्ञेय है और ये आर्टिकल 309 के तहत दिया जाता है। इसमें यह भी लिखा है, देखो, उन अस्थायी राज्य कर्मचारियों को 3 वर्ष की जो निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है उनको भी अध्ययन अवकाश स्वीकृत है। और ये देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उच्च अध्ययन हेतु अवकाश सामान्यतः उन कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिन्होंने 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो। तो ये यहाँ पे स्पष्ट है कि इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए और इस पे आपत्ति जरूर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कट ऑफ कार्यविधि को प्रचालित करने के लिए चरण दिए गए थे और इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने शुरुआत में इसका जो ऑर्डर बताया था वो A बताया था, जबकि बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की में इसका सही जवाब C माना है। C के अकॉर्डिंग जो बाहरी व्यक्ति होते हैं एवं उनसे संबंधित जो स्टॉक होता है उसको स्टॉक से अलग रखना चाहिए। यानी इसका जो पहला चरण है कट ऑफ कार्यविधि का वह 3 से शुरू होता है। मेरे ख्याल से ये सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। ये सबसे विवादित प्रश्न है। इस प्रश्न में जो अभ्यर्थियों ने गलती की है उसमें मुख्यतः पढ़ने में की है, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है इसमें जो ये एक्सेप्ट वर्ड था इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। एक्सेप्ट यानी ये वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही जवाब सही है। ये जो नियम है 139(7) में इसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु इसका जो ऑर्डर पूछा है इसमें ऑर्डर और ये एक्सेप्ट ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे। इसमें ये भी सही है, परंतु बोर्ड के द्वारा 1 और 4 को सही माना गया है और मेरे ख्याल से ये 1 और 4 सही है। इस पे आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। ये प्रश्न पढ़ने की वजह से गलत हुआ है, सही ढंग से नहीं पढ़ पाए अभ्यर्थी
और उन्होंने सीधा ये देखा कि पहला और दूसरा सही है और इसका सही जवाब 1 और 2 लगाया है। कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि इस पे आपत्ति लगाएं, पर जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न जो आंसर बोर्ड ने दिया है ये सही होना चाहिए। ये इसकी टेबल है, आप देख सकते हैं। इसमें जो वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत होती है, और ये प्रथम अंकेक्षक है जिसमें ये सरकारी कंपनी का अंकेक्षक है 139(7) में। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये नियंत्रक और मालिका परीक्षक 60 दिन में इसकी नियुक्ति करता है। अगर ये नियुक्ति नहीं कर पाता है 60 दिनों में, तो अगले 30 दिनों में इसका संचालक मंडल इसकी नियुक्ति करता है। और अगर संचालक मंडल भी असफल होता है तो आगामी जो 60 दिवस है उसमें इसके जो कंपनी के शेयरधारक होते हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार ये सारे विवादित प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अभ्यर्थियों के ये 19 जो प्रश्न है इसकी वजह से लगभग हर अभ्यर्थी के 30 मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से जो कट ऑफ है या जो कट ऑफ के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्शन को बदल सकते हैं। पर निश्चित तौर पर जो पेपर सेकंड है, ये अब तक जितने भी पेपर अकाउंट से संबंधित आए हैं उसमें सबसे टफ आया है। इस पेपर में सबसे खास बात ये थी कि ये पेपर अपने आप में लेंदी था। जो 2.5 घंटे का समय मिला था अभ्यर्थियों को, वो इस पेपर को करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अमूमन 90% अभ्यर्थी इस पेपर को एक ही बार पढ़ पाए और कई अभ्यर्थी इस पेपर को पूरा पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि वो जो पेपर का पैटर्न था, पूछने का तरीका था, वो इतना लेंदी था कि एक प्रश्न को आपको 1 मिनट से कम समय अवधि में करना होता है, जबकि प्रश्न को पढ़ने में ही आपको 1 मिनट का समय लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभ्यर्थी इन 19 प्रश्नों से प्रभावित हो रहे हैं उनके कुछ डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। बोर्ड जब रिजल्ट्स जारी करेगा, इसका प्रोविजनल रिजल्ट्स 2 गुना का, तब पता चलेगा कि इसका जो 19 आंसर चेंज हुए हैं प्रश्नों के, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आंसर बताए थे और बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो बदलाव आया है, निश्चित तौर पर कई अभ्यर्थी अंदर बाहर होंगे। और इसको लेकर जो पहले कट ऑफ का अनुमान लगाया गया था उस कट ऑफ में भी जरूर बदलाव आएगा और कुछ कट ऑफ जरूर कम होगी। आप देख लीजिए, ये मैंने पेपर सेकंड का जो एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो अगर अपन 19 में से 10 प्रश्न भी माने एवरेज, अगर हर दूसरा अभ्यर्थी इन 10 प्रश्नों से प्रभावित होगा, क्योंकि लगभग हर अभ्यर्थी ने इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब देखते हैं बोर्ड जब फाइनल आंसर की जारी करता है उसमें कितना डिफरेंस आता है। अभी जो 12 से 14 तारीख तक आपत्तियां लगाई जाएगी। जो अभ्यर्थी इन प्रश्नों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं वह जरूर आपत्तियां लगाएं। मैंने कुछ एविडेंस देने का प्रयास आपको किया है। अगर आपके पास भी कोई एविडेंस है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।